नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश को बजट से आखिर मिला क्या। कोरोना काल के बीच मोदी सरकार ने सोमवार को आम बजट पेश कर दिया और इसी के साथ ही इस पर बहस भी शुरू हो गई है। बहस इस बात को लेकर कि इस बजट से किसको क्या हासिल हुआ, कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन की मार से कराहती इकोनॉमी को कितनी राहत मिली है, समाज के किस वर्ग के हिस्से में क्या आया है और राज्यों को उनके हिस्से से क्या मिला। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इस बजट को चुनावी भी कहा जा रहा है और आरोप है कि इसमें सरकार की कृपा पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम जैसे चुनावी राज्यों पर ज्यादा बरसी है, जहां जल्दी ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन आरोपों के बीच सवाल ये भी उठता है कि केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश के हिस्से में आया क्या और जो आया वो हक और हिसाब से कितना वाजिब है। इससे एमपी की जरूरतें किस हद तक पूरी होंगी और जन कल्याण और विकास में कितनी मदद मिलेगी। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए अनादि टीवी। हम चर्चा शुरू करें इससे पहले ये जान लेते हैं कि बजट में एमपी के हिस्से में क्या आया। तो हम आपको बता दें कि केंद्रीय बजट में एमपी के लिए कुछ नई घोषणाएं इस बार नहीं हुई हैं, लेकिन कई केंद्रीय घोषणाएं ऐसी हैं जिनका लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा। मसलन केंद्र सरकार ने इस बजट में देश के 42 शहरों में वायु प्रदूषण के खत्म करने के लिए 2217 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। इसका लाभ एमपी के 4 बड़े शहरों को भी मिलेगा। इन शहरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। इनमें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर शामिल हैं। केंद्रीय बजट से वायु प्रदूषण खत्म करने के लिए एमपी को भी 150 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये 150 करोड़ रुपए इन 4 शहरों पर खर्च होंगे। इनमें भोपाल को 44 करोड़, इंदौर को 50.5 करोड़, ग्वालियर को 25.5 करोड़ और जबलपुर को 29.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार ने जनजातीय इलाकों में एकलव्य स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के करीब 25 जिलों के 89 विकासखंड जनजातीय क्षेत्रों में आते हैं। ऐसे में इन जिलों को इसका लाभ मिल सकता है। एक स्कूल को खोलने पर केंद्र सरकार 38 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बजट में इटारसी और विजयवाड़ा के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई है। रेलवे ने इसे जून 2022 तक चालू करने का लक्ष्य रखा है। इससे एमपी के किसानों, उद्योगपतियों और व्यवसायियों को जबरदस्त फायदा होगा। ये फ्रेट कॉरिडोर भोपाल मंडल के इटारसी से होकर गुजरेगा। इस बजट में केंद्र सरकार ने एफआरबीएम एक्ट के तहत प्रदेशों को जीडीपी का 4% तक कर्ज लेने का प्रावधान किया है। इससे एमपी सरकार 2021-22 में 13,000 करोड़ रुपए तक कर्ज ले सकती है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन पर भी सरकार 5% तक कर्ज ले सकती है। माना यह भी जा रहा है कि ज्यादा कर्ज की अनुमति मिलने से राज्य में चल रही परियोजनाओं को रफ्तार मिलेगी। केंद्रीय बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि 75 से अधिक उम्र वाले पेंशनर्स को रिटर्न नहीं फाइल करना होगा। 75 की उम्र पार कर चुके ऐसे लोगों की संख्या प्रदेश में करीब 2 लाख है। इससे उन्हें भी फायदा मिलेगा। स्क्रैप पॉलिसी का असर 35,000 वाहन सड़कों से हट जाएंगे। और अब बात करें बजट की, तो बजट में सरकार ने 20 साल पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप नीति घोषित की है। स्क्रैप नीति क्या है ये भी आगे बताएंगे। यानी इतने पुराने वाहन जो भी हैं उन्हें सड़कों से हटाया जाएगा। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में करीब 3 लाख वाहन ऐसे हैं जो 20 साल तक पुराने हैं। ये भी बाहर होंगे। इस ऑटोमोबाइल सेक्टर को नए वाहन बिकने से राहत मिल सकती है। तो एमपी को सौगात डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मिली है। ये आप कह सकते हैं कि अगर वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 4 शहरों पर इतना बड़ा बजट खर्च करने की बात आ रही है, तो आपने देखा किस तरह से वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हम कितने प्रयासरत थे, हमने कितनी कोशिशें की। हालांकि लॉकडाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी सुधरा था और उसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर। चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं ब्रजेश चौकसी जी, हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त नेक्स्ट स्टूडियो से बने हुए हैं। ब्रजेश, कैसे देखते हैं आप मध्य प्रदेश के लिहाज से? हम मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, तो मध्य प्रदेश के लिए बजट में डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हमें मिला है। और ऐसे में अगर वायु प्रदूषण पर हम कंट्रोल कर पाते हैं, जो सबसे ज्यादा इंसानी जरूरत है, हम सांस लेते हैं तो कम से कम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही जाए, जहरीली हवाएं ना जाए। और उसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर की भी बात, गाड़ियां जो स्क्रैप होंगी उनको हटाने की बात, कैसे देखते हैं आप? देखिए पारुल,
कोई भी बजट होता है तो किसी एक राज्य के लिए विशेष नहीं मिलता, लेकिन जो योजनाएं बनती हैं उनसे हम थोड़ा थोड़ा सब लेते हैं तो उनका फ़ायदा हमें मिलता है। जैसे एकलव्य स्कूल जब बनेंगे तो हमारे यहाँ सर्वाधिक आदिवासी ज़िले हैं तो उसका सीधा फ़ायदा हमको ज़्यादा मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल हमारे पास आ सकेंगे। रही बात सीधे फ़ायदे की, तो कुछ मामलों में सीधे फ़ायदे ही मिला। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मांग की थी कि उनको ग्वालियर मुरैना चंबल में चंबल नदी का पानी दिया जाए, तो उसके लिए 250 करोड़ रुपए मिले हैं। और ग्वालियर से पूरी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और वहाँ पे जो चंदेरी साड़ी है जो फेमस है उसके लिए भी 75 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए और वहाँ काम करने के लिए 75 करोड़ रुपए मिले हैं। इस तरह से 1765 करोड़ रुपए मिले हैं। ये अलग होगा। बाकी जैसे कॉरिडोर है तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे पिपरिया की दाल है, दक्षिण से जितनी गाड़ियाँ आती हैं सब इटारसी होते हुए जाती हैं, वो जंक्शन है, बड़ा जंक्शन है, तो उसका सीधा फ़ायदा हमको मिलेगा। हमारे यहाँ का जो माल सीधे हम सप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे स्क्रैप की आपने बात की, 20 साल पुराने वाहन हैं हमारे यहाँ और 15 साल पुराने वो वाहन जो कमर्शियल वाहन है, ये सब बाहर होंगे, जिनकी जानकारी आरटीओ विभाग अभी निकाल रहा है कि कितने आपके कमर्शियल वाहन हैं। हाँ, और उसके अलावा जो इन सब चीज़ों से भी एक तरह से रोज़गार सृजित होगा। आप यदि स्क्रैप कर दोगे जो खराब वाहन है, जो प्रदूषण की बात हम जब कर रहे हैं कि चारों शहरों में प्रदूषण हवा ठीक की जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक रोल इनका भी होता है, वाहनों का जो प्रदूषण फैलाते हैं। तो 20 साल पुराने जो वाहन यदि सड़क से गायब हो जाएंगे और नए वाहन आएंगे तो प्रदूषण पर भी लगाम लगेगी। बिल्कुल। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि सैनिक स्कूल हमें मिलेंगे, बाकायदा बढ़िया सैनिक स्कूल मिलेंगे। पहले भी इनकी बात हुई है, राजनाथ सिंह से भी बात की, इन्होंने जाके बात की थी हमारे विश्वास सारंग ने, मंत्री ने, और कई तरह से मांग की गई थी। जो मांग की गई थी उनकी पूरी हुई हैं। रही बात कि मध्य प्रदेश के लिए क्या है बजट में सबसे ज़्यादा फायदेमंद हम जो देख रहे हैं पारुल, वो है 13,000 करोड़ अधिक हम कर्ज ले सकते हैं। कर्ज लेने से कारण हमारे जो काम रुके हुए हैं, जो विकास की जो गति रुक गई है कर्ज के कारण, आर्थिक कमजोरी के कारण, जिस तरह से कि सरकार का खजाना खाली पड़ा रहा, कोरोना काल है तो खजाने में कुछ नहीं है, पैसे नहीं है। इतना ज़्यादा हमें कर्ज लेने के कारण जितने भी जो विकास कार्य ठप पड़ गए हैं, जो हमको दिख रहे हैं इस पूरे 1 साल में कोरोना के दौरान, वो सब रफ्तार पकड़ लेंगे। जो विकास योजनाएं हैं, जो जनहितैषी योजनाएं हैं, जिस तरह से कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हुई, अन्य तमाम तरह की योजनाएं जिनमें लागत ही लागत लगती है, मतलब जिनसे रिकवरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो सब योजनाएं ठप सी पड़ी हुई, तो वो सब चालू हो जाएंगी। तो जो हम सीधा देख रहे हैं, सीधा फायदा हम जो देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि 13,000 करोड़ से अधिक हमें कर्ज ले लेंगे तो उससे जो काम रुके हुए हैं वो पटरी पर आ सकेंगे। ब्रिजेश सर, हमारे साथ मनोज मोदी जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मनोज मोदी जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज मोदी जी, हम बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं और खासतौर पर मध्य प्रदेश को उससे क्या हासिल हुआ उसको लेकर बात कर रहे हैं। आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट की नजर से कैसे देखते हैं कि बजट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिहाज से कितना सही रहा, क्योंकि फ्रेट कॉरिडोर की भी बात हुई है? जी देखिए, ऐसा है, मैं बताता हूँ, जहाँ तक केंद्र सरकार का बजट का सवाल है जी, तो ये पूरे देश के लिए बजट आया है। इसमें मध्य प्रदेश विशेष के लिए क्या देखने में मिला, जैसा कि मैं सुन रहा था अभी की बात हुई कि हमें 13,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कर्ज लेने की बात, एक मतलब सरकार को कुशन मिला है कि सरकार 13,000 करोड़ रुपए कर्ज ले सकती है। सबसे बड़ी बात है कि हम विकास की योजनाओं के साथ साथ जो प्रोडक्टिव जो भी चीजें हैं, मतलब प्रोडक्टिव जहाँ से पैसा हम कमा सकते हैं, वहां पे कितना पैसा लगाएंगे ये इम्पोर्टेंट। तो कितना पैसा मिल रहा है और कितना पैसा कहाँ लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए। तो एज सच देखा जाए तो कोई बहुत अलग से कुछ हमें सरकार ने, जो हाईवे बन रहे हैं हमारी तरफ से निकल रहे हैं, वो सब तो बन ही रहे थे पहले भी, और उसमें जो पैसा कम पड़ेगा वो तो मिलेगा ही हमको। सरकार उसमें प्रदेश को कुछ देने वाली नहीं अलग से, वो तो इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं सरकार के, जो केंद्र सरकार कर रही है वहां। लेकिन प्रदेश की सरकार को इन सब योजना चलाने के लिए बजट में अपना लोड बनाना या अपना ऋण बनाना, ये तो मुझे ठीक नहीं लगता है। सरकार को वो योजनाओं में पैसा जरूर लगाना चाहिए जहां से रिकवरी हो सके, चाहे वो इंडस्ट्री की सब्सिडीज की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए नई इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो, या और भी कुछ बात हो, तो वहां पैसा इन्वेस्ट करें जहां से आगे चल के पैसा रिकवर किया जा सके। योजनाएं तभी चल सकती हैं जब लगातार पैसा आपके सरकारी खजाने में आता रहेगा। अगर सरकारी खजाने में आने की जो बात है वो कम हो जाएगी, तो फिर वो सारी योजनाओं में है लोन पे लोन, और फिर उसके बाद उस पर इंटरेस्ट, तो सरकार का बर्डन बढ़ता चला जाएगा और सरकार उससे आगे बढ़ने में मतलब महसूस, जो कंफर्टेबल महसूस है वो नहीं कर पाएगी।
चलिए, ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो है हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रजेश जी, आप कितना सहमत हैं मनोज मोदी जी की बात से? क्योंकि जब हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो रोड, हाईवे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लेकिन मोदी जी का तो साफ तौर पर कहना है कि अभी देखिए कर्ज लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा, तमाम चीज़ें। देखिए, मोदी जी ने जो बात की है कि आप पैसा ले रहे हैं, हम कर्ज पे लगातार डूबते जा रहे हैं, कर्ज से हमारे कर्ज पे कर्ज होता जा रहा है, लगातार कर्ज बढ़ रहा है। इसको कम कैसे किया जाए और हमारी आय के साधन क्या बढ़ाया जाए, इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार को विचार करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जब आगे बजट आएगा तो मध्य प्रदेश सरकार उसमें ऐसे प्रावधान करेगी, कॉरिडोर का फायदा उठाएगी, उन क्षेत्रों में डेवलप करेगी, उद्योग लगाएगी। नहीं, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में हमें उम्मीद लग रही है कि पर्यटन के क्षेत्र में सरकार भी ध्यान दे रही है, तो ये ऐसे मामले हैं या ऐसे काम हैं जिनसे आपकी आय बढ़ेगी, उस दिशा में काम करना पड़ेगा। यदि बाकी जो योजना है, जिस तरह की मैंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, तमाम तरह की बिजली पे सब्सिडी है, और वो ये सब खर्च वाली योजना है, इनसे आपको आमदनी नहीं है बल्कि एक बोझ बढ़ता है सरकार पर। तो इन योजनाओं को चलाने के लिए आपको दूसरी तरफ ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप कौन से नए उद्योग लगा सकते हो, जो कॉरिडोर बन रहा है उसके आसपास कौन से उद्योग आप डेवलप कर सकते हो, कौन सी फैक्ट्री लगा सकते हो, इंडस्ट्री लगा सकते हो। उस पर राज्य सरकारों को विचार करना पड़ेगा कि वो इसका क्या फायदा उठा सकें। जो कॉरिडोर बन रहा है उस क्षेत्र में आसपास विकसित करें, नेशनल हाईवे जहां हो रहा है, जहां से हम माल सप्लाई कर सकते हैं, उन क्षेत्रों में उद्योग लगाएं। तो ये विचार, जैसे मोदी जी का कहना है कि सही है कि सरकार को विचार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने बजट दे दिया, आपको कर्ज लेने का अधिकार दे दिया, आप 13,000 करोड़ अधिक कर्ज ले सकते हो। अब वो कर्ज जो आप लोगे उसको कहां खर्च करते हो, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार को करना पड़ेगी। और मोदी जी से मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कौन से उद्योग मध्य प्रदेश में लग सकते हैं, इंडस्ट्रियां लग सकती हैं, और किन क्षेत्रों में लग सकती हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है? मनोज जी, ये मतलब उद्योग लगाने का है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उद्योगपतियों से लगातार मुलाकातें करते रहते हैं, और दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक पुराने तरह के उद्योग जो कि हमेशा से चलते रहे और आगे भी चलते रहेंगे, और एक वो जो नए उद्योग जिनमें सरकार जो है वो अगर उनको प्रोत्साहित करे। देखिए, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और जैसे कि कल मैं एक केंद्र बजट में देख रहा था कि हम मतलब सरकार जो विनिवेश का रास्ता भी अपना रही है, जहाँ पे LIC के पैसे को जो है उसकी जो अपनी उनकी खुद की पूंजी है उसको विनिवेश करने की कोशिश कर रही है। वहां पे मेरा सजेशन ये भी है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो पुराने उद्योग जो रहते हैं वो चलाना बहुत आवश्यक होता है। जैसे आटा पीसना गेहूं से, तो बहुत सिंपल काम है, ये है तो इंडस्ट्री लेकिन बहुत सिंपल काम है, यहाँ ज्यादा कभी कमाई नहीं हो सकती, लेकिन इसे चलाना भी जरूरी है। तो उस केस में क्या होता है कि हमें जो नए नए लोग हैं जो नई कुछ एक टेक्नोलॉजी लेके कुछ नया सब्जेक्ट पे काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई चीज है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत नई चीज है, कार की टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन करना, अपने यहाँ नई चीजों को प्रोत्साहित करके, तो सरकार को जो विनिवेश वहाँ LIC का या जो भी पैसा आ रहा है उससे कुछ पैसा नए उद्योगों में जो नए स्टार्टअप्स हैं बेसिकली उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। 10 में से अगर 2 भी वो ठीक काम कर गए तो डेफिनेटली क्या होता है, सरकार को एक नया वो मिल जाता है, बूस्टर मिलता है, पैसा मिलता है, सरकार को एक रुपए का 10 रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर वही पुरानी योजनाओं में काम करते रहेंगे तो हमें ये दोनों चीजों के बीच बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि हम कुछ पुराने उद्योगों को चलाते रहें जो कि हमारे लिए आवश्यक है, और कुछ नए लोगों को जो उनको अवसर दें कि वो नया काम कर सकें और नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम अपने आप को अपग्रेड कर सकें और ज्यादा पैसा कमा सकें, दूसरे देशों को मतलब निर्यात करके नई टेक्नोलॉजी निर्यात करके। तो उसके लिए लेकिन अब एक कोई नाम नहीं लेना मुश्किल होता कि हम ये उद्योग की बात करेंगे, लगातार प्रोसेस है, इसमें आपको लगातार उद्योगपतियों से, नए नौजवानों से नई टेक्नोलॉजी को समझ के आगे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज मोदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निर्यात पर वैसे भी ब्रजेश जी फोकस दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इन तमाम बातों का जिक्र किया था। और ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि मध्य प्रदेश से अगर हम निर्यात को लेकर, अगर हमारी इंडस्ट्रीज ऐसे प्रोडक्ट को बनाती हैं, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो उससे तो और भी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप भी कह रहे थे कि सरकारों को सोचना है, राज्य सरकार को सोचना है कि अब किस तरह से उस कर्ज का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए पारुल, राज्य सरकारों को अपना खाका तैयार करना पड़ता है। केंद्र सरकार ने एक बजट जारी कर दिया, उन्होंने आपको अधिकार दे दिए, इतना आप कर्ज ले सकते हो, आप उसको कहाँ खर्च करोगे, ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और राज्य सरकार ने कि जो एक पूरा माहौल बनाते हैं, सभी राज्यों के हिसाब से बजट होता है केंद्र का। हालांकि हम देखते हैं कि बजट में जिन राज्यों में चुनाव है उनके लिए विशेष पैकेज टाइप का बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि पूरे राज्यों को समानता के अनुसार देखना चाहिए, वो बात अलग है। जब हमारे यहाँ चुनाव होंगे तो हमें भी कोई वैसे ही विशेष पैकेज मिल जाएगा।
लेकिन बाकी जो बजट है, जो योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार की, उनमें से हमको सब हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे 137% यदि उन्होंने हेल्थ पे बढ़ाया है तो निश्चित तौर पर हम उसमें से कितना खींच सकते हैं, हम कौन कौन से हेल्थ के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बजट लेने की कोशिश करना चाहिए। इसी तरह हर डिपार्टमेंट में, शिक्षा के मामले में, कि हम अपना प्रेजेंटेशन किस तरीके से दे सकते हैं केंद्र सरकार के पास, के आदिवासी हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, हमें ये स्कूल चाहिए, सैनिक स्कूल हम कितने ले सकते हैं, हमारे यहाँ आर्मी में कितने लोग हैं, रीवा बिंदपुरे में हम सैनिक स्कूल ले जा सकते हैं, ग्वालियर चंबल में सैनिक स्कूल ले सकते हैं। तो ये तमाम तरह का एक खाका बनाने की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की, उसके अधिकारियों की, कि जो बजट आया है उसके अनुसार हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। ये नहीं कि आपके लिए स्पेसिफिक नहीं बोलेगा केंद्र सरकार कि ये आपके लिए दिया जा रहा है, कुछ चीज़ों में दे सकते हैं कि आपके पास से कॉरिडोर निकल के जा रहा है, या पश्चिम बंगाल को कॉरिडोर दे दिया, असम को दे दिया, चुनाव को देखते हुए। आपके राज्य में जिस तरह की चीजें हैं जो आपको प्रकृति से भी हमें मिलती हैं, खनिज हैं, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए खनिज है हमारे यहाँ, आपको चंदेरी साड़ियाँ हैं, पर्यटन के क्षेत्र में हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे वो बढ़ा सकते हैं, ये सब राज्य सरकार का दायित्व होता है, उसको इसके हिसाब से योजना बनानी चाहिए। शशिकांत त्रिवेदी जी अर्थशास्त्री हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। ब्रजेश जी, शशिकांत जी बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार। शशिकांत त्रिवेदी जी जाने माने अर्थशास्त्री हैं। शशिकांत जी, हम मध्य प्रदेश के लिहाज से इस बजट को देख रहे हैं, मध्य प्रदेश को जो चीज़ें मिली हैं उसको आप कैसे देखते हैं? फ्रेट कॉरिडोर है, हम कर्ज की बात कर लें, उसके अलावा भी हम स्कूल्स की भी बात कर लें, हेल्थ की बात कर लें, कैसे देखते हैं आप? अभी तो बजट के पेपर्स आए हैं, जरा पेपर्स का एनालिसिस करके जी फिर कुछ कहा जा सकता है। अभी तो सरकार के पास पैसे का हिसाब जो है ना वही समझ में हमारे नहीं आ रहा है। फिस्कल डेफिसिट 9.5% है, तो फिर वो पैसा 4% राज्य सरकारें भी लेंगी, तो फिर कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा? तो जब तक अभी क्या है बजट के पेपर्स पूरे पढ़ के हम एनालिसिस ना कर लें तब तक समझ में नहीं आएगा कि किस ऐसा राज्य के लिए अलग से कुछ नहीं होता है, तो सेंट्रल स्कीम्स पे राज्य काम करते हैं। तो आगे अभी क्या होगा, अभी तो पहले पेपर पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे पेपर्स होते हैं बजट में जिन्हें पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल है ना। रिसीप्ट है, एक्सपेंडिचर है, आउटले ऑफ मेजर स्कीम्स का आउटले है ना, डेफिसिट स्टैटिस्टिक्स है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स है, वो सब देख करके फिर बता पाएंगे कि क्या है। एक एकदम से अभी नहीं कहा जा सकता कि मध्य प्रदेश को ये मिलेगा या ये नहीं मिलेगा। अभी तो समस्या है कि टैक्स में डेफिसिट है सब जगह। जो मेन पॉइंट्स बाहर आए हैं निकल कर, मैं समझ सकती हूँ जब तक डिटेल में आप उस डॉक्यूमेंट को स्टडी नहीं करेंगे आप बहुत ज़्यादा सटीक नहीं कह पाएंगे, लेकिन मोटा मोटा हिसाब आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वायु प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए भी मध्य प्रदेश के 4 शहरों को चुना गया है। हम फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ को लेकर भी जाहिर है कि जब सभी राज्यों के लिए है तो मध्य प्रदेश के लिए भी होगा। जी नहीं, तो क्या है असल में कि अभी मैं बोल दूं कि अनादि टीवी के लिए 10,000 करोड़ का बजट है। अनादि टीवी क्या करेगा उस 10,000 करोड़ का? मतलब अमेरिका जाएगा, चाइना जाएगा, कोलंबिया में भी प्रसार करेगा, अफ्रीका में भी करेगा, वहां भी खोलेगा, कि केवल मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के 50 जिलों में ही करेगा? तो वो जब तक प्लान नहीं बनेगा, उसका डिटेल नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा कि वो पैसे का दिया हो, है ना। अभी सबसे मेन चीज होती है, हर साल सरकार डिफेंस का बजट डिस्क्लोज करती है कि डिफेंस पे इतना। इस बार कुछ नहीं है डिफेंस के बारे में। अभी तो यही पता नहीं हमें कि बजट का साइज कितना है। पिछले बार 22-25 लाख करोड़ रहता था, तो अभी बजट का साइज क्या है? नहीं तो शशिकांत जी, हर बार हम आपसे बात करते हैं, ऐसा हमेशा तो नहीं होता। इस बार आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्योंकि पेपर में लिखा हुआ है, दिख रहा है। बजट स्पीच में नहीं है कहीं कहीं। आपने कहीं पढ़ा कि इतने लाख करोड़ का बजट है? अगर आपने पढ़ा है तो मुझे बताइए। क्योंकि एक्सपर्ट आप ही हैं, जाहिर है आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जाहिर है साइज अभी हमें देखनी पड़ेगी कि साइज है कि, जैसे अभी उन्होंने कहा है कि 9.5% का इस बार बजटरी डेफिसिट है। अब लिक्विडिटी एक्सपोजर 7% और 2% FIIs का रहता है, तो टोटल हुआ 9%। 12 लाख करोड़ टारगेट रखा है, तो GDP का वो कैसे 12 लाख करोड़ हुआ? वो तो 22 लाख करोड़ करीब आ रहा है, और 4% राज्य भी लेंगे, तो फिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम पेपर पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ है। चलिए मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट बजटरी एस्टिमेट होता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है, बिल्कुल, है ना। तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है कि बजट में पेपर्स में क्या लिखा हुआ है। स्पीच तो जैसे उन्होंने कह दिया कि 137% हमने बढ़ा के खर्च किया, पर किस चीज पे जा रहा है? बच्चों की स्वास्थ्य पे जा रहा है, महिलाओं के लिए जा रहा है, युवाओं के लिए जा रहा है, कोरोना के लिए जा रहा है, केवल हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा,
ये पता नहीं है, अभी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शशिकांत जी। हमारे साथ आशीष पांडे जी इस वक्त मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ऑटो डीलर्स एसोसिएशंस के। आशीष जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। नमस्कार आशीष जी, कैसे देखते हैं आप जो बजट से मध्य प्रदेश को हासिल हुआ है? जी, सच एमपी के बारे में तो मैंने स्पेसिफिकली देखा नहीं है, लेकिन मैं मतलब इस चीज पे आपको एश्योर कर सकता हूँ कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेस है उससे हाँ पैन इंडिया ऑल ओवर इंडिया जॉब क्रिएट होंगी, इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा आएगा और ये लाभदायक होता है ये एमपी के लिए। क्योंकि आप ऑटो डीलर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं सर, तो स्क्रैप पॉलिसी के तहत जो पुरानी गाड़ियां हैं, 15 से 20 साल पुराने वाहन हैं, उनको हटाया जाएगा, उससे ऑटो सेक्टर को कितना बूस्टअप मिलता है? इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं, जो कि कल एक अनुमान लगाया जा रहा था कि चूंकि ये जो पॉलिसी है इसको वॉलंटरी करा गया है और मैंडेट नहीं करा है, मैंडेटरी नहीं बनाया है, तो इससे अब जैसे इंडिया में जो हम लोग की मानसिकता वो ये है कि कोई चीज मैंडेटरी होती तो पालन करते, मैंडेटरी नहीं होती तो पालन नहीं करते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वॉलंटरी होने के बावजूद आपको अपनी वाहन अगर 15 साल से पुरानी है, आपकी कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल आपकी 20 साल से पुरानी है, तो उसका फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा। एक फिटनेस टेस्ट की कॉस्ट है 40,000 रुपीज और आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और अगर और आपको उस पर ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। जो ये ग्रीन टैक्स है ये आपका 8% से लेके 50% तक है। जहां पे पोल्यूशन ज्यादा है, आप मान के चलिए बॉम्बे हुआ या न्यू दिल्ली हुआ या कानपुर हुआ, अब तो मतलब भोपाल भी उसी श्रेणी में आता है, तो 50% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बहुत एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है और अगर आप टेस्ट में फेल होते हो और तो आपकी व्हीकल स्क्रैपेज पे जाएगी और आप नई गाड़ी लेंगे तो इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा। तो ये पॉलिसी अच्छी है बहुत और 1 साल के बाद मेरे को लगता है कि इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष जी। ब्रजेश जी, आपने सुना, क्योंकि समय कम था, हम और भी चाहते थे कि उनसे बातचीत कर पाएं, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं। आप कैसे समझते हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर को बूस्ट देने की बात जब मैंने उनसे सवाल किया तो डिटेल में ही सही, लेकिन उन्होंने बाद में माना कि ये चीज़ अच्छी है। हालांकि इसे आगे अगर उसे मैंडेटरी किया जाता है तो उससे ऑटो सेक्टर को और बूस्ट मिलेगा, क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ हटेंगी तो जाहिर है लोग नई गाड़ियों की तरफ ही रुख करेंगे। बिल्कुल पारुल, नई गाड़ियों की तरफ रुख करना ही पड़ेगा आपको। जिस तरह हम दिल्ली में देखते हैं कि वहाँ 10 साल से पुरानी गाड़ी आप रजिस्टर्ड नहीं करा सकते हो। यदि आपको बेचना है तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिले चिन्हित हैं, आप मध्य प्रदेश खरीद के लाइए, यहाँ टैक्स भरिए और यहाँ चलाइए, तो आप वहाँ का प्रदूषण उठा कर यहाँ ले आते हो। तो वो जो व्यवस्थाएं हैं उस पर लगाम लगेगी और निश्चित तौर पर यदि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे, हालांकि जैसे कि वो कह रहे थे पांडे जी, लागू करना थोड़ा कठिन है कि जैसे हम देखते हैं कि व्यवस्था पूरी पारदर्शी होना चाहिए। प्रदूषण टेस्ट कराने जाओगे आप, पीयूसी पे जाओगे केंद्र पे, तो आप पैसे 2,000 ज़्यादा दे दोगे, 5,000 ज़्यादा दे दोगे, तो आपका प्रदूषण मुक्त वाहन मिल जाएगा आपको कि हाँ ये प्रदूषण नहीं फैला रहा है, तो आप चला सकते हो उसको। तो ये व्यवस्था लागू करने पर ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप कितनी तेज़ी से, कितने अच्छे से उसको लागू करा पाते हो, तब जाके प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि अभी तो हमारे साथ 50-50 साल पुराने वाहन चल रहे हैं, भोपाल में ही चलते देखते हैं हम, जो बंद हो गए हैं, जिनका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है, मार्केट में नहीं है, लेकिन वो चल रहे हैं और बिक रहे हैं और बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो जाता है उनका 20 साल से ऊपर। तो वो जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा उससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, बूस्ट तो मिलना ही है। नया मार्केट में आपको वाहन लेना पड़ेगा, पुराने को आपको स्क्रैप में बेचना पड़ेगा, बहुत सारी जो लाभ जो आपको मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे, तो आपकी मजबूरी होगी कि आप 20 साल पुराना वाहन नहीं रख सकते। इसमें मारा जाएगा जो अगर जिसके घर में अगर हाँ, जो बेचारा 50,000 में एक 4 व्हीलर वाहन ले लेता था, वो अब उसके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल, हम देखते हैं कि हमारे जो घर में बुजुर्ग हैं वो भी बताते हैं कि हमारे ज़माने की तो पुराने पापा जी की स्कूटर हम अभी तक चला रहे हैं, तो वो फिलहाल हमारे यहाँ पॉलिसी खत्म होने वाली है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश, ये तमाम जानकारियाँ देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश को बजट से जो हासिल हुआ है उसको लेकर जो खास तौर पर अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, फिलहाल हमें उसे स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन मोटे मोटे पॉइंट्स जो हम समझ पाए, जो आपने कल भी दिन भर आज भी सुबह से आप सुन रहे थे, उसमें खास तौर पर यही निकल कर आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाने की कोशिश गवर्नमेंट ने की है और उसके अलावा भी हम देखें तो वायु प्रदूषण कंट्रोल करने की बात हो, फ्रेट कॉरिडोर की बात हो, जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको हटाकर नई गाड़ियों को लाने की बात हो, हाईवेज की बात हो, कहीं ना कहीं पूरा देश पूरे राज्य से कनेक्टेड है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश किस तरह से, क्योंकि कर्ज की भी बात आ रही है कि मध्य प्रदेश आगे कर्ज और ले सकता है, 13,000 करोड़ की बात हो रही है, तो इस कर्ज का कैसे उपयोग होगा जिससे मध्य प्रदेश में कुछ अच्छा हो सके या सरकार राजस्व को बढ़ा सके,
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।